बेसल थ्री। तो सबसे पहले हम बेसल थ्री के बारे में देखेंगे कि जब 1974 में बैंकिंग सिस्टम में फेलियर हुआ तो जो G10 था उसने फॉर्म किया BCBS को। BCBS होता है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, एंड इसको सेटअप किया गया अंडर BIS, डेट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, एंड इसको सेटल किया गया था बेसल में, जो कि है स्विट्जरलैंड में। ओके, सो हेडक्वार्टर बेसल का कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। सो नाउ लेट अस सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेसल थ्री, कि बेसल थ्री को इम्प्लीमेंट कब किया गया। इसकी जो शुरुआत हुई थी इंडिया में वो हुई थी 1 अप्रैल 2013 को, एंड इसको इम्प्लीमेंट कंप्लीट किया जाना था बाय दी 31 ऑफ मार्च 2019। लेकिन कई तरह के इश्यूज़ के कारण इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया गया, एंड इसकी जो कंप्लीशन अब होनी है वो होनी है 31 मार्च 2020 तक। अगर हम बेसल थ्री को देखें, ध्यान से देखें, तो इसमें बेसिकली 3 तरह के पिलर्स होते हैं। पिलर 1 जो कि होता है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को लेकर, जिसमें जो भी रेगुलेटरी कैपिटल हमें चाहिए बैंक को वो डिस्क्राइब की गई होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन इट इज़ पिलर 2। पिलर 2 बेसिकली है सुपरवाइजरी रिव्यू, एंड इसके जो मेन कंपोनेंट है सुपरवाइजरी रिव्यू के वो है ICAAP एंड SREP। जो ICAAP है वो है इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी असेसमेंट प्रोसेस, एंड SREP है सुपरवाइजरी रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस। ये दो मेन कंपोनेंट है पिलर 2 के। जो ICAAP है इसमें बैंक के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी मेजर्स ली जाती हैं बैंक के द्वारा, ठीक है, सुपरवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, वो चीज़ें मेंशन होती हैं। एंड SREP जो होता है उसमें रिव्यू एंड इवेल्युएशन प्रोसेस होता है, जो कि अडॉप्ट किया गया है बाय दी RBI, जिससे वो बेसिकली क्या करता है, रिव्यू करता है, इवेल्युएट करता है। ओके, एंड जो SREP है वो RBI के द्वारा किया जाता है एनुअली। सो मेन फंक्शन क्या है कि जो भी रिस्क जो पिलर 1 में कवर नहीं किए गए हैं उनको रिव्यू करना किसके थ्रू होगा? पिलर 2 के थ्रू होगा। एंड जो भी रिस्क कंप्लीटली लिए ही नहीं गए हैं, या तो कुछ तो रिस्क ऐसे होंगे जिनको 50-60% पिलर 1 में कवर कर लिया गया है, लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिनको 100%ली ओमिट कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है पिलर 1 में, तो वो किसके दायरे में आएंगे? पिलर 2 के दायरे में आएंगे। सो बेसिक सा प्रिंसिपल है पिलर 2 को लेकर कि बैंक्स को अपनी रिक्वायर्ड रेगुलेटरी कैपिटल का प्रोसेस देखना है कि कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि RBI ने बैंक्स के ऊपर कुछ कैपिटल जो मैंडेटरीली बैंक्स को मेंटेन करनी पड़ेगी वो बता दी, लेकिन क्या ये कैपिटल सभी तरह के रिस्क को कवर करने के लिए कामयाब होगी? तो इसके लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा? अपने रिस्क देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो अभी रह गए हैं, तो वो किसके अंडर कवर होंगे? पिलर 2 के अंडर कवर होंगे। एंड जो सुपरवाइजर हैं, जैसे कि जो RBI है, वो रिव्यू करेगा एंड इवेल्युएट करेगा बैंक के इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी को, कि बैंक अपनी जो कैपिटल है उसको एडिक्वेटली किस तरह से मेंटेन कर रहा है, एंड जो रेगुलेटरी कैपिटल रेशियोज RBI के द्वारा बताई गई हैं उनको किस तरह से कंप्लायंस कर रहा है। ये सब चीज़ें किस में देखी जाएंगी? ये सब चीज़ें हमारे पिलर 2 में ही देखी जाएंगी। एंड जो बैंक्स हैं उनको एटलीस्ट जो रेगुलेटरी रेशियोज हैं, मिनिमम रेशियोज हैं, उनसे अबव ही ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी क्या है? एक प्रिंसिपल है, क्री प्रिंसिपल है किसका? पिलर 2 का। इसके अलावा जो रेगुलेटर है, यानी कि जो RBI है, सुपरवाइजर है, जो वो ये नहीं है कि जब सब कुछ बिगड़ जाए तब वो दखलंदाजी करे एंड तब वो प्रिवेंट करे बैंक्स की कैपिटल को रेगुलेशन जो दी गई है उससे नीचे। यानी कि अगर RBI कहता है कि 100 करोड़ आपको कैपिटल मेंटेन करनी है, एंड जो बैंक है उसकी कैपिटल है 80 करोड़, तो ये नहीं है कि बैंक तब RBI तब उसमें इंटरवीन करे जब रिक्वायर्ड कैपिटल थी वो 50 करोड़ से भी नीचे आ जाए। तो अर्ली स्टेज पर जो सुपरवाइजर है उसको बीच में दखलंदाजी देकर मिनिमम जो लेवल्स हैं उनको मेंटेन करने पर जोर देना चाहिए। सो ये था रिगार्डिंग द पिलर 2। नाउ लेट्स मूव टू द पिलर 3। पिलर 3 जो है वो है रिलेटेड टू द मार्केट डिसिप्लिन, एंड ये कॉम्प्लीमेंट करता है पिलर 1 एंड पिलर 2 को। सो जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है ये उनके बारे में हमें बताता है। सो मार्केट डिसिप्लिन किस तरह से मेंटेन होगा? अगर हम हर चीज को ट्रांसपेरेंट करेंगे, यानी कि पारदर्शिता रखेंगे हर चीज में। जो बेसिकली जो भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, यानी कि जो भी लोग मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं या पैसा उठा रहे हैं, अगर उनको ट्रांसपेरेंसी होगी तभी जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, एंड एक
जो डेकोरम है मार्केट का वो मेंटेन हो पाएगा। सो जब भी कोई पर्सन किसी बैंक में या किसी फर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो कौन सी चीज़ें देखेगा, देखेगा कि इसके कैपिटल या फिर रिस्क एक्सपोजर्स क्या हैं, ये रिस्क असेसमेंट का इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, इकोनॉमिक सिस्टम होता है, वो और ताकतवर बनता है और रोबस्ट बनता है। एंड अगर कोई बैंक हिदायतें जो कि सुपरवाइजर के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा दी गई हैं मार्केट डिसिप्लिन को लेकर, अगर उनको फॉलो नहीं करता है तो उनके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी। एंड ये जो पेनल्टी है फाइनेंशियल पेनल्टी की फॉर्म में भी हो सकती है। एंड जो पिलर 3 के डिस्क्लोजर है बेसल 3 के अंडर, उनको इफेक्टिव होना था फ्रॉम जुलाई 1 2013। ओके, एंड जो पहला डिस्क्लोजर होना था वो होना था सितंबर 30 2013 को। एंड आप इस तरह से समझिए कि जो भी ये डिस्क्लोजर्स होंगे ये कम से कम हाफ ईयरली होनी चाहिए, चाहे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑडिटेड है या नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्लोजर्स होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ एक डिस्क्लोजर्स जैसे कि कैपिटल एडिक्वेसी को लेकर डिस्क्लोजर है या फिर क्रेडिट रिस्क को लेकर डिस्क्लोजर है। ओके, तो ये जो डिस्क्लोजर हैं इनको क्वार्टरली रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक्स के द्वारा। ओके, सो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है तीनों पिलर्स का। नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द पिलर 1। अगर हम पिलर 1 में ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर दो तीन तरह की कैपिटल है जो बैंक को कम से कम मेंटेन करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कैपिटल रेगुलेशंस या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें अगर सबसे पहला जो पॉइंट हम देखें तो ये वो है कैपिटल इक्विटी टीयर 1, जिसको हम CET1 भी कहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें टेबल में दी गई हैं, एक दी गई है एज पर BCBS एंड सेकंड दी गई है एज पर द सुपरवाइजर और RBI। इंडिया में सुपरवाइजर कौन है? RBI है। ठीक है, तो BCBS के द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं, जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं, वो बेसिकली ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स है। BCBS ये कहता है कि कम से कम इतनी जो कैपिटल है वो मेंटेन होनी चाहिए। जो सुपरवाइजर्स हैं वो अपने कंट्री के माहौल को देखते हुए, अपनी इकोनॉमी को देखते हुए इनको और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि आरबीआई ने किया भी है। तो कैपिटल इक्विटी जो टीयर 1 है वो प्रिस्क्राइब की गई है एज पर BCBS 4.5% ऑफ द रिस्क वेड एसेट्स। सो रिस्क वेड एसेट्स का जो 4.5% है एज पर BCBS वो CET1 मेंटेन होगा। एंड अगर हम इंडिया में देखें तो इसकी जो दी गई है रिक्वायरमेंट दी गई है वो है 5.5%। ओके, देन द नेक्स्ट इट इज एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। जो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल है, जो रिक्वायरमेंट दी गई है BCBS एंड आरबीआई के द्वारा, वो दोनों सेम ही है, डेट इज 1.5%। सो कहने का मतलब है कि मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी टीयर 1 कैपिटल में वो होगी सम CET1 का एंड AT1 का। ओके, डेट इज 6% हो गई BCBS के द्वारा एंड 7% होगी एज पर RBI। इसके अलावा जो BCBS है वो कहता है कि टीयर 2 कैपिटल भी मेंटेन करनी है एंड मिनिमम टीयर 2 कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो है 2% BCBS के द्वारा भी एंड RBI के द्वारा भी। सो टोटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई एज पर BCBS हुई वो 6% प्लस 2%, यानी कि टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल 8% एंड एज पर RBI वो हुई 7% प्लस 2%, डेट इज 9%। इसके अलावा जो BCBS है या RBI है वो कहता है कि इन परसेंटेज ऑफ कैपिटल्स के अलावा भी हमें एक कैपिटल मेंटेन करनी है, जिसको हम कहते हैं CCB। CCB होता है कैपिटल कन्वर्जेशन बफर। सो CCB का मेन कहना क्या है कि बैंक्स जब नॉर्मल टाइम चल रहा है, यानी कि जब अच्छा टाइम चल रहा है, तब जो बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, CCB बफर्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, एंड बुरे टाइम में जो भी लॉसेस होंगे उनको कवर अप करने के लिए ये जो बफर है वो यूज होगा, डेट इज वाई इट इज कॉल्ड बफर। सो इसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल कन्वर्सेशन बफर, डेट इज CCB। एंड इसकी जो रेशियो रिक्वायरमेंट है डेट इज 2.5% ऑफ द रिस्क वेड एसेट्स। ओके, तो जो मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गई एज पर BCBS वो हो गई 10.5% एंड एज पर RBI हो गई 11.5%। ओके, तो ये जो टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे क्वेश्चन जो हैं JIB के एग्जाम में इसमें से पूछ लिए जाते हैं। सो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट एज पर RBI कितनी हुई, 11.5%। ओके, एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है कि 31 मार्च 2018 तक
जो मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड थी उसका 10.85% 875% जो था वो मेंटेन कर लिया गया था बैंक्स के द्वारा। सो अब बैंक्स को मेंटेन करनी है मिनिमम टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड बाय 31 मार्च 2020। ओके, सो नाउ लेट अस सी द CET1 कंपोनेंट्स कि जो हमारे पास कैपिटल इक्विटी टीयर 1 है, CET1 है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहली बात यह है कि जो CET1 है इसको हम कोर कैपिटल भी कहते हैं या फिर गोइंग कंसर्न कैपिटल भी कहते हैं। CET1 में आपने याद रखना है कि 10 तरह के कंपोनेंट हमारे पास होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है कॉमन शेयर्स। सो पेड अप इक्विटी कैपिटल का वो पार्ट जो बैंक्स के द्वारा एज कॉमन शेयर्स इशू किया गया है एंड बैंक के द्वारा रिटेन्ड है, दैट इज पार्ट ऑफ द CET1। ओके, सेकंड इट इज स्टॉक सरप्लस, यानी कि जब कोई बैंक जो है वो शेयर्स को इशू करता है, यानी कि उसने शेयर होल्डर्स को शेयर इशू किए एंड जितनी उसकी नॉमिनल वैल्यू थी, जितनी उसकी पार वैल्यू थी उससे एक्सेस अमाउंट में किए। अगर हम कहते हैं कि पार वैल्यू थी ₹10 एंड बैंक ने इशू किया वो शेयर ₹15 में, तो ₹5 क्या हुआ, बेसिकली सरप्लस हुआ। ओके, डैट फॉर्म्स दिस कंपोनेंट, क्या ये कंपोनेंट जो है ये क्या फॉर्म करेगा, ये कैपिटल सरप्लस फॉर्म करेगा जिसको हम शेयर प्रीमियम भी कहते हैं। ओके, सो डैट विल आल्सो फॉर्म व्हाट, CET1। Then the third component is statutory reserves. Statutory reserve बेसिकली कैपिटल का वो लिक्विड कंपोनेंट है एसेट की फॉर्म में जो कंपनीज या बैंक्स जो हैं वो मेंटेन करके रखते हैं ताकि वो सॉल्वेंट रहें, दिवालिया ना हो एंड एक प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइडेड रहे, यानी कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर अगर कोई लॉस रहता है, ठीक है, या फिर उनके जो रिजर्व्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो उनके पास क्या रहे, एक सेफ्टी रहे। ओके, डेट आर कॉल्ड स्ट्रेचररी रिजर्व्स। देन इट इज कैपिटल रिजर्व्स। जैसे कि अगर कोई एसेट है, यानी कि कोई कैपिटल एसेट है, उसको सेल किया गया, ठीक है, तो उसमें अगर कोई प्रॉफिट रहता है, यानी कि जो सरप्लस हमारे पास आया किसी कैपिटल एसेट की सेल से, वो क्या होगा, हमारा कैपिटल रिजर्व होगा। वो भी क्या फॉर्म करेगा, CET1 को ही फॉर्म करेगा। इसके अलावा अगर कोई भी और फ्री रिजर्व्स हैं वो भी CET1 का ही पार्ट हो गए। देन सिक्स्थ वन इज जो भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज इंपॉर्टेंट। जो भी प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस रहेगा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो भी CET1 को फॉर्म करेगा। ओके, द सेवंथ वन इट इज अ करंट ईयर प्रॉफिट्स। जो हमारे करंट ईयर प्रॉफिट्स रहते हैं उनको भी हम क्वार्टरली क्या कर सकते हैं, CET1 में जोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जो भी हमारी इंक्रीमेंटल जो NPA प्रोविजन है, यानी कि जो भी NPA प्रोविजन हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है, पिछले साल के जो क्वार्टर्स हैं चार क्वार्टर्स के लिए, वो इस बार के 25% से ज़्यादा उसके एवरेज से नहीं होने चाहिए। ओके, सो उसके बेस पर हम जो करंट ईयर के प्रॉफिट्स हैं उसको भी क्वार्टरली बेसिस पर CET1 में जोड़ सकते हैं। देन इट इज रिवैल्यूएशन रिजर्व। सो बेसिकली क्या रहता है कि जो बैंक है उसके अपने कैपिटल एसेट्स होते हैं, प्लांट्स हैं, उसका लैंड है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट है। ओके, तो इनकी जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ डेप्रिशिएट करती रहती है, यानी कि जो उनका यूजफुल लाइफ टाइम है उसके साथ साथ इसकी जो वैल्यू है वो अकाउंटिंग एंड टैक्स पर्पस के लिए हम क्या करते रहते हैं, डेप्रिशिएट करते रहते हैं। लेकिन जो रिवैल्यूएशन होती है एसेट्स की वो बेसिकली इसके ऑपोजिट रहता है, जिसमें बेसिकली क्या रहता है कि हमारे पास कोई बिल्डिंग थी, उसकी वैल्यू पहले थी 1 करोड़, लेकिन 10 साल बाद उसकी हमने रिवैल्यूएशन की तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 करोड़। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या हुआ, जो एसेट था हमारा, उसको जब हमने रिवैल्यूएट किया, जो उसकी ट्रू मार्केट वैल्यू थी वो कंसिडरेबली क्या हुई है, बढ़ी है। ओके, लेकिन जो ऐसा रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा इसको हम इवैल्यूएट करेंगे एट 55% डिस्काउंट, यानी कि अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है ₹100 तो 55% डिस्काउंट के साथ आप CET1 में कितना इंक्लूड करेंगे, 45% ही इंक्लूड करेंगे। देन इट इज फॉरेक्स ट्रांसलेशन रिजर्व्स। सो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन ऑपरेशंस हैं बैंक के, ठीक है, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यहाँ की बैलेंस शीट में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसको भी हम CET1 का कैपिटल ले सकते हैं एट 25% ऑफ द डिस्काउंट। ओके, देन लास्ट कंपोनेंट ऑफ CET1 इज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। सो डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है, ये किसी कंपनी का एसेट होता है बैलेंस शीट में
जिसको बेसिकली हम टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करने के लिए शो करते हैं। सो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें जो बैंक है उसने अपना जो टैक्स बनता था उसको ऑलरेडी ओवर पे कर दिया है, ठीक है, यानी कि एडवांस में ही पे कर दिया है टैक्स को। ओके, इसको भी हम CET1 का कंपोनेंट ही कंसीडर करते हैं। नाउ एक थी हमारे पास CET1 थी, दूसरा कंपोनेंट जो टीयर 1 कैपिटल का था वो था AT1, दैट इज एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। नाउ लेट अस सी द कंपोनेंट्स ऑफ AT1। सो AT1 का जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट वो है परपेचुअल नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सो परपेचुअल का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी हमारे पास मैच्योरिटी नहीं होती। सो परपेचुअल होता है जहां पर जो भी हमारे पास स्टॉक है उसकी कोई भी मैच्योरिटी नहीं है या फिर कोई भी स्पेसिफिक बाइंग डेट नहीं है, लेकिन उनके पास क्या है, रिडेम्पशन फीचर्स हैं। ओके, एंड जो हमारे पास होता है क्यूमुलेटिव या फिर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उसमें बेसिकली क्या रहता है, प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्रॉफिट डिविडेंड पे होगा तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड लेने के लिए। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव टर्म क्या है कि अगर किसी कारण से किसी साल में जो प्रॉफिट था, वो डिविडेंड था, वो डिक्लेयर नहीं किया गया, तो उस केस में जो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसा जो डिविडेंड था जो नहीं उनको पे किया गया उसको क्लेम नहीं कर सकते। ओके, सो इट इज परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिसको हम AT1 का कंपोनेंट लेते हैं। देन इट इज स्टॉक सरप्लस। सो जिन इंस्ट्रूमेंट्स को इंक्लूड किया गया है AT1 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में एंड उनकी सेल के ऊपर जो हमारे पास शेयर सरप्लस आता है, शेयर प्रीमियम आता है, जैसे हमने पहले लिया था CET1 में कि आपने किसी इंस्ट्रूमेंट को सेल किया, उसकी पार वैल्यू थी 10 रुपीज़, लेकिन उसको सेल किया 15 रुपीज़ में, तो हमारे पास क्या हुआ, शेयर प्रीमियम हुआ। तो AT1 में जो कंपोनेंट्स हैं जब उनकी सेल पर हमें शेयर प्रीमियम मिलता है तो उसको हम कहते हैं स्टॉक सरप्लस। थर्ड, इट इज डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि एलिजिबल हैं टू बी इंक्लूडेड इन दी AT1। ओके, जो कि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करते हैं। ओके, सो वो भी इसका पार्ट रहते हैं। फोर्थ वन, इट इज कोई भी वो इंस्ट्रूमेंट जो RBI के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफाई किया गया है कि ये AT1 का कंपोनेंट बन सकता है, वो भी AT1 में शामिल होगा। ओके, सो अगर हम फिर से रिवाइज करें तो CET1 की जो कंपोनेंट हमारे कम से कम चाहिए था रिस्क वेट एसेट्स का एज पर RBI वो था 5.5%, एंड AT1 का जो कम से कम कंपोनेंट हमें चाहिए था दैट वाज 1.5%। सो जो टोटल टीयर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट थी एज पर RBI वो है 7%, यानी कि इंडिया में ये कितनी रिक्वायरमेंट है, 7% की रिक्वायरमेंट है। नाउ लेट अस सी द एलिमेंट्स ऑफ द टीयर 2 कैपिटल। सो कोई भी जो जनरल प्रोविजंस हैं या फिर इवन लॉस के लिए भी जो हमने रिजर्व्स रखे हुए हैं वो भी टीयर 2 कैपिटल का पार्ट फॉर्म करेंगे। सो जनरल प्रोविजन जो भी हमने स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए, फ्लोटिंग प्रोविजंस के लिए, ठीक है, या फिर कोई कंट्री एक्सपोजर्स के लिए हमने प्रोविजंस रखी हैं, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोविजन रिजर्व रखा हुआ है, अकाउंट रखा हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को हम किस में काउंट करेंगे, टीयर 2 कैपिटल में काउंट करेंगे। सेकेंड, इट इज डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, वो सभी डेप्ट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि बैंक के द्वारा इशू किए गए हैं वो भी टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बनेंगे। थर्ड, इट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो परपेचुअल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं। अब डिफरेंस समझिए कि क्यूमुलेटिव है यानी कि अगर किसी कारण से अगर किसी साल डिविडेंड नहीं भी पे किया तो जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो पिछले साल का डिविडेंड भी क्लेम कर सकता है। ओके, सो परपेचुअल जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं या फिर जो रिडीमेबल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, RNCPs जिसको हम कहते हैं, या फिर रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये सभी जो कि बैंक्स के द्वारा इशू किए गए हैं ये भी टीयर 2 का पार्ट बनते हैं। देन इट इज स्टॉक सरप्लस, यानी कि जो भी टीयर 2 कैपिटल में हमें जो इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं जब उनको हम शेयर प्रीमियम पर सेल करते हैं यानी कि एक्स्ट्रा कॉस्ट के ऊपर सेल करते हैं तो उससे जो भी हमें बेनिफिट मिलता है, स्टॉक सरप्लस बनता है, वो भी टीयर 2 कैपिटल का पार्ट बनेगा। देन इट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। जो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है उसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो भी लिक्विडिटी डिसरप्शन होती है यानी कि जो भी लिक्विडिटी का उतार चढ़ाव आता है उससे बैंकों को बचाने के लिए, ताकि बैंक्स के पास क्या हो, HQLAs हों यानी कि हाई क्वालिटी
लिक्विड एसेट्स हों, ताकि अगर कोई छोटा मोटा या बड़ा कोई स्ट्रेस आता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, तो उसको बैंक सह सके कम से कम 30 दिन के लिए। ओके, उसके लिए हम लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को मेंटेन करते हैं। सो हमने पढ़ा HQLA। HQLA क्या होता है? बेसिकली हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स। सो वो एसेट्स जिनको इमीडिएटली कैश की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट एनी लॉस इन द वैल्यू, बिना किसी वैल्यू के लॉस के, उसको हम कहते हैं HQLA। एंड इनकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डेट इज लेवल 1 एसेट्स एंड लेवल 2 एसेट्स। जो लेवल 1 एसेट्स होते हैं उनको बिना किसी कांट छांट के हम HQLA एसेट्स में कवर कर लेते हैं, यानी कि 100 रुपीज का एसेट है तो 100 रुपीज ही उसकी लिक्विड वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। देन इट इज लेवल 2 एसेट्स। जो लेवल 2 एसेट्स होते हैं इनको फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया है, डेट इज लेवल 2A एसेट्स एंड लेवल 2B एसेट्स। एंड लेवल 2 जो A एसेट्स होते हैं उसमें कम से कम 15% की हम कांट छांट करते हैं, यानी कि अगर 100 रुपीज का एसेट है तो हम 15 रुपए की उसमें से कांट छांट करके जो करंट मार्केट वैल्यू की होगा उसके 15% कट करके हम उसकी वैल्यू को HQLA में कंसीडर करेंगे। एंड इसी तरह से जो लेवल 2B एसेट्स है उसमें कम से कम हम 50% जो है वो कट करेंगे पार्ट, यानी कि अगर उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज है तो उसका सिर्फ 50 रुपीज पार्ट ही हम कंसीडर करेंगे इन HQLA। देन इट इज नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, NSFR। जैसे कि LCR होती थी जिसमें हम शॉर्ट टर्म जो हमारे बेसिकली बचाना होता था बैंक को, जो NSFR है उसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म रेजिलियंस के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा स्टेबल सोर्सेज से फंड्स हो, जो भी हमारे एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा स्टेबल फंड्स के थ्रू हो। देन एक इंपॉर्टेंट टर्म है डेट इज CCCB, डेट इज काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो आप इस तरह से इसको समझिए कि कोई समय बैंक्स में इस तरह का होता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ होती है, एग्रीगेट जब सभी पोर्टफोलियोज में हम करते हैं तो जो क्रेडिट ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो क्रेडिट ग्रोथ होगी उसके साथ क्या होगा, रिस्क भी इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हमारे पास क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो उससे जो रिस्क बन रहा है, यानी कि जो सिस्टम में रिस्क बन रहा है वो भी ज्यादा हो रहा है। तो इस तरह के रिस्क से निपटने के लिए हम एक बफर अलग से तैयार करते हैं, डेट इज कॉल्ड काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। एंड जो ये काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर है इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 2.5% तक होती है। एंड इसको अभी CCCB को इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, ये इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। देन अगर हम पिलर 1 की इंडिविजुअली बात करें, क्योंकि पिलर 2 एंड पिलर 3 में तो हमने जस्ट देखा कि उसमें एक में सुपरवाइजरी है तो दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली मार्केट डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पिलर 1 है जिसमें हमने मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो वो किस तरह के रिस्क के बारे में बात कर रहा है, उसमें 3 तरह के रिस्क को कवर किया गया है। एक है क्रेडिट रिस्क, सेकेंड है ऑपरेशनल रिस्क, देन इट इज ट्रेडिंग बुक इश्यूज, यानी कि मार्केट रिस्क के बारे में। तो जो क्रेडिट रिस्क होता है तो बेसिकली उसको फाइंड आउट करने के लिए 2 तरह की अप्रोचेज यूज की गई हैं। एक है हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच एंड दूसरी है इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें मार्केट रिस्क या फिर ट्रेडिंग बुक के बारे में, तो ये रिस्क किस तरह से पॉसिबल होता है। जो क्रेडिट रिस्क होता है वो तो ये है कि आप लॉनिंग करेंगे तो क्रेडिट रिस्क होगा, लेकिन जो मार्केट रिस्क है वो किस तरह का एक्सपोजर है, उसमें बेसिकली कोई भी ऑन बैलेंस शीट जो एक्सपोजर्स हैं या फिर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं, ठीक है, या फिर जो मार्केट प्राइसेस की मूवमेंट रहती है उसके कारण जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क। यानी कि हमारी ट्रेडिंग बुक में जो भी इक्विटीज हैं उसके जो इंटरेस्ट रेट अप डाउन हो रहे हैं, ठीक है, वो हो गए, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है जो कि पूरी की पूरी बैंक में अवेलेबल है। ओके, तो ये जो रिस्क है इसको कवर किया गया अंडर द मार्केट रिस्क। एंड थर्ड वन डेट इज ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, जब आपके इंटरनल प्रोसेसेस के फेल होने के कारण जो लॉस अराइज होता है, जो रिस्क पैदा होता है, यानी कि कहीं पर सिस्टम में फ्रॉड हो गया, कहीं पर लोगों ने फ्रॉड कर लिया, कहीं पर कोई एक्सटर्नल इवेंट ऐसा हो गया जिसके कारण आपका लॉस हो गया, तो वो सभी चीजें किस में कवर होंगी, ऑपरेशनल रिस्क में कवर होंगी, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेटेजिक या फिर रेपुटेशनल रिस्क को कवर नहीं करता। ओके, तो ये जो ऑपरेशनल रिस्क है कई कारण से हो सकता है, यानी कि अगर आपके स्टाफ के पास इक्विपमेंट नहीं है, इनडिसिप्लिन है, या फिर स्टाफ के द्वारा फ्रॉड हो रहे हैं, आउटडेटेड सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कंप्लाई नहीं किया जा रहा, प्रोग्रामिंग एरर्स हैं, या कंप्यूटर सिस्टम का फेलियर है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो कई ऐसी तरह की चीजें हो सकती है जिसके कारण जो ऑपरेशनल रिस्क है वो पैदा होता है। एंड इसके लिए हम कौन से अप्रोच यूज करते हैं, इसके लिए हम बेसिक इंडिकेटर अप्रोच को
यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसल थ्री।